बीपीएससी 67वीं पीटी के अभ्यर्थियों को सुभाष पोद्दार का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल कैरियर सेपर पर 25 प्रश्नों का सेट लेकर आता हूं। आज का सेट सार्वदेशिक व सार्वकालिक गांधी पर केंद्रित है। गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। यह गांधी के लिए हम लोगों की ओर से श्रद्धांजलि होगी। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी महात्मा कहे जाने लगे। ऑप्शन देखें 1914, 1915, 17, 19। ये सारे ऑप्शन गांधी से जुड़े हुए हैं। अब देखें 1914 में क्या हुआ। दक्षिण अफ्रीकी सरकार को गांधी के वॉइस ऑफ रीजन को सुनना पड़ा और 1914 में अधिकांश ऑब्नॉक्सियस यानी ऑफेंसिव कानूनों को रिपील करना पड़ा, हटाना पड़ा। ये 14 की घटना थी। अब देखें बी नंबर ऑप्शन 1915 में गांधी स्वदेश लौटे और अपने देशवासियों के लिए उनकी सेवाओं की प्रशंसा में वे महात्मा कहे जाने लगे। कहाँ पर? भारत में। तो ये 1915 होगा इसका आंसर। 1915 ही ऐसा वर्ष था जो गांधी अपने देश में महात्मा कहे जाने लगे। तो इसका आंसर बी होगा। और सी नंबर ऑप्शन देखें 1917 में क्या हुआ। ये तो सभी जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। 1917 में गांधी ने उत्तरी बिहार के चंपारण के किसानों को यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स के शोषण के विरुद्ध मोबिलाइज किया। डी नंबर देखें 1919। ये भी जानते हैं आप लोग। ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और रोलेट एक्ट सामने आया था और इससे गांधी बहुत क्षुब्ध हुए थे। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गांधी महात्मा कहे जाने लगे 1915 से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर देखें, किस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से जुड़े। तो ये भी ऑप्शन देखें दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति, चंपारण के किसानों की स्थिति, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, रोलेट एक्ट। तो ये हालांकि ये चारों ऑप्शन गांधी से जुड़े हुए ऑप्शंस हैं और लेकिन इसमें जो सी और डी ऑप्शन है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी और रोलेट एक्ट, ये आप जानते हैं 1919 की घटनाएं हैं जिससे गांधी काफ़ी नाखुश हुए और स्वयं को भारतीय राजनीति के मेन स्ट्रीम में झोंक दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को शैतान तक कह दिया और फिर असहयोग की नीति शुरू की। तो यही सी और डी ऑप्शन जो है ये कारण बना उनको बिल्कुल इंडियन पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम से जुड़ने का। तो इसका आंसर ई चला जाएगा। सी और डी दोनों सही है। 3 नंबर देखें, गांधी ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा शुरू की। तो ऑप्शन देखें 1920, 30, 40, 42। ये सारे डेट गांधी से जुड़े हुए डेट हैं। 20 में क्या हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था गांधी ने। 30 में क्या हुआ? सिविल डिसओबीडियंस यानी कि नागरिक अवज्ञा लॉन्च किए। और फिर 1940 में भी यही था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ही था, लेकिन वो इंडिविजुअल था यानी व्यक्तिगत था। तो आंसर इसका यही होगा, सी होगा। और डी देखें 1942, तो ये तो सभी जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट।
गांधी द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1940। 4 नंबर देखें, सत्य और प्रेम के संदर्भ में गांधी के विचार थे। आप जानते हैं गांधी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो सत्य और प्रेम के संदर्भ में उनके क्या विचार थे? ऑप्शन देखें, ईश्वर सत्य है, सत्य ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है यानी कि मानवता का जो प्रेम होता है, और फिर प्रेम ईश्वर है। कहने का मतलब कि ईश्वर तो सत्य है ही, ये माना हुआ चीज़ है, लेकिन अगर हम सत्य पर अपने जीवन को लेके आगे बढ़ते हैं तो उसी में ईश्वर है। बी नंबर ऑप्शन का यही मतलब है। अब देखिए, ईश्वर प्रेम है, ये बात भी सही है, और जब हम अपने हृदय में प्रेम रखते हैं तो वही ईश्वर भी है। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन सही है, गांधी का विचार ऐसा ही था, तो इसका भी आंसर चला जाएगा आपका ई, ये चला जाएगा, ये सभी सही है। अब देखिए, गांधी का सत्य के प्रति प्रेम वो कहाँ से मतलब डिराइव किया लिया गया था? हिंदुत्व से, हिंदुइज्म से वो लिया गया था, गांधी का सत्य के प्रति प्रेम। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, अहिंसा में अपने विश्वास के लिए गांधी ऋणी थे। अब देखिए, यह है नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा पर पूरा विश्वास था उनका। तो वो कहा भी करते थे, अहिंसा हमारी प्रजातियों का कानून है, जबकि हिंसा बर्बर प्रजातियों का कानून है। तो ये जो विचारधारा था अहिंसा वाला, ये इन्होंने बुद्धिज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी से लिया था। इसका आंसर भी ई हो जाएगा, बी सी डी सही है, बी सी डी ये सही है। 6 नंबर देखें, गांधी ने आज़ादी की वकालत की। तो गांधी आज़ादी चाहते थे, तो उनके आज़ादी में एक समग्रता का भाव छिपा हुआ था, यानी आज़ादी हिंसा से होनी चाहिए, आज़ादी वैसा लालच जो संसाधन और अधिकार लाने के लिए हो, और आक्रामकता, इससे आज़ादी चाहते थे। और वैसी आज़ादी जो दूसरे देशों की कीमत पर जुनूनों और महत्वाकांक्षों का पालन करे। तो इन सभी चीज़ों से वो आज़ादी चाहते थे। तो एक तरह का संपूर्ण विश्व के लिए ऐसी बात वो कर रहे थे। तो गांधी ने आज़ादी की वकालत की संपूर्ण विश्व के लिए, और भारत के लिए आज़ादी जीतनी थी एविल डूअर के विरुद्ध अहिंसा और असहयोग से। एविल डूअर कौन हुआ? ब्रिटिशर्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण विश्व की। तो इनका आज़ादी समझ गए ना, फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस, फ्रीडम फ्रॉम क्यूपिडिटी एंड एग्रेसिवनेस, फ्रीडम फ्रॉम पैशंस एंड एम्बिशंस दैट हैव डिस्ट्रॉयड नेशंस, ये था उनका सोच। 7 नंबर देखें, ऋषि लोग न्यूटन से बड़े दिमागी थे और वेलिंगटन से बड़े योद्धा, किसकी उक्ति है? ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और ये गांधी की उक्ति थी। अहिंसा पर संदर्भित यह उद्धरण, कोटेशन, गांधी जी का ही है। यंग इंडिया में गांधी ने लिखा, अब देखिए ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, द ऋषिज who discovered the law of non-violence in the midst of violence were greater genius than Newton. They were themselves greater warriors than Wellington, having themselves known
the use of arms, they realized their uselessness and taught a weary world that its salvation lay not through violence but through non-violence। यानी ये कोटेशन नॉन वायलेंस पर ही संदर्भित है। तो इसी में ऐसा कहा था कि हमारे देश के ऋषि मुनि लोग सब जो हैं प्राचीन काल से जो हुए, वो न्यूटन से भी बड़े दिमागी थे, जीनियस थे, और वेलिंगटन से भी बड़े वॉरियर थे, योद्धा थे। और उन्होंने, जबकि उनके पास अस्त्र शस्त्र की सारी जानकारी थी, फिर भी वो उसका मतलब उसको निरर्थक मानते थे, उसका कोई यूज़ नहीं मानते थे। और एक तरह का ये अनासक्ति वाला पाठ पढ़ाते थे कि इससे आदमी अगर सही से रहे, नॉन वायलेंस का पालन करते हुए रहे, तो ही उसको मुक्ति मिल सकती है, ऐसा था स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, डी नंबर। 8 नंबर तक, गांधी ने सत्याग्रह की नीति की एक आवश्यक पूर्व शर्त रखी। क्या था इनका? अधिकार पाने के लिए लालच, क्यूपिडिटी, आक्रामकता एग्रेसिवनेस, जुनून व महत्वाकांक्षा, पैशन एंड एम्बिशन, निर्भयता। तो ये ऊपर का तीनों ऑप्शन गलत है। इस चीज़ की आज़ादी चाहते थे गांधी, और उन्होंने सत्याग्रह की जो नीति बनाई थी उसमें एक जो पूर्व शर्त नेसेसरी जो प्री कंडीशन होता है वो उन्होंने निर्भयता रखा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फियरलेसनेस। ऐसे एन इसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ द पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह, जिसको हम परसिस्टेंस इन ट्रूथ भी बोलते हैं, मतलब सत्य पर अड़े रहना, हेल्ड गांधी इज फियरलेसनेस। ये वही चीज़ है जो ये लाइन था क्वेश्चन का। और ये फियरलेसनेस तो गांधी लोगों के मन से सर्वव्याप्त, सर्वदमनकारी और पूरी तरह से जकड़ी हुई भय का समूल नष्ट कर देना चाहते थे। और ये भय किनके द्वारा सृजित किया गया था? सीआईडी के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जेल और अधिकारियों के द्वारा। इन सब चीज़ों का पब्लिक के मन में काफ़ी भय रहता था। इसी भय से आज़ादी दिलाने के लिए वो सत्याग्रह की नीति के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त रखे थे गांधी। और भय के जगह गांधी ने लोगों से आत्म बलिदान की भावना के प्रति संवेदनशील होने तथा नैतिक रूप से सही कारण में चेतनशील पीड़ा सहने को तैयार रहने को कहा। यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी लोगों के मन में वो जगा दिए कि निर्भय रहो। नौ नंबर देखें, असहयोग आत्म प्रशंसियों, आक्रामकता दिखाने वालों या छलियों का आंदोलन नहीं है। अपनी नीति की व्याख्या करते हुए ऐसा किसने कहा? ये भी स्टेटमेंट अच्छा है, गांधी के द्वारा ही कहा गया था। और इसमें देखिए गांधी क्या लिखे थे कि नॉन कोऑपरेशन इज नॉट अ मूवमेंट ऑफ ब्रैग, ब्लस्टर और ब्लफ। It is a tool of our sincerity, it is a test of our sincerity यानी ईमानदारी। It requires solid and silent self sacrifice। तो इसका 9 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। दस नंबर देखें, सत्याग्रह आंदोलन किसके विरुद्ध निर्देशित था? सत्याग्रह आंदोलन तो ऑप्शन देखिए, ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था, व्यक्तिगत रूप से ब्रिटिश लोगों, सामूहिक रूप से ब्रिटिश लोगों, सामंतशाही व्यवस्था। तो नीचे का तीनों ऑप्शन गलत है। वो ओवरऑल ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध निर्देशित था।
ये सत्याग्रह आंदोलन। और सत्याग्रह का आधारभूत उद्देश्य क्या था? एविल डूअर को बदलना, यानी उसकी मेंटालिटी को चेंज करना। सत्याग्रह का ये बेसिक ये था, पर्पस था। और यह आंदोलन सिस्टम के विरुद्ध था, न कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ब्रिटिश लोगों के। ये सिस्टम शोषणकारी था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा सृजित किया गया था। तो इसी तरह के सिस्टम के विरुद्ध था उनका सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर देखें, गांधी के रचनात्मक कार्यों में शामिल था। अब देखिए ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है जो गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के रचनात्मक गतिविधियों का काफ़ी फैलाव हुआ था। और वे भारत के लिए न केवल राजनीतिक आज़ादी चाहते थे बल्कि लोगों का भौतिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण भी। और देखें ऑप्शन, ग्राम उद्योग संघ, ग्राम कृषक संघ, तालीमी संघ, गोरक्षा संघ। तो इन्होंने ये ग्राम उद्योग संघ यानी विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और तालीमी संघ यानी बेसिक एजुकेशन सोसाइटी और गोरक्षा संघ कॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इन तीनों संघों को शुरू किया। ये रचनात्मक कार्य में शामिल था गांधी का। ऑप्शन इसका ई चला जाएगा, यानी ए सही है, सी सही है, डी सही है। 12 नंबर देखें, गांधी समाज में शोषण को रोकना चाहते थे, किस प्रकार से? ऐसा ही क्वेश्चन है। भूमि का समाजीकरण करके, पूंजी का समाजीकरण करके, आर्थिक क्षेत्र का केंद्रीकरण करके, आर्थिक क्षेत्र का विकेंद्रीकरण करके। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये विकेंद्रीकरण वाला हो जाएगा। ऐसे भी पकड़िए, गांधी देखिए और विकेंद्रीकरण देखिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो वे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। उनके आर्थिक कार्यक्रम का प्रतीक खादी है। तो आर्थिक क्षेत्र का विकेंद्रीकरण करके वो गांधी समाज में शोषण को रोकना चाहते थे। ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ये सोशलाइजेशन ऑफ लैंड एंड कैपिटल वो नहीं चाहते थे, ना ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर चाहते थे, बल्कि वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर चाहते थे। तो आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर देखें, गांधी की विधियों को किसने ए फॉर्म ऑफ ब्लैकमेल कहा? ए फॉर्म ऑफ ब्लैकमेल, ये लिनलिथगो साहब ने ऐसा इनके प्रति कहा था। गांधी जो भी विधि अपनाते थे, जैसे वही सत्य अहिंसा वाला, ये सत्याग्रह वाला जो भी कार्यक्रम था उनका, वो एक ब्लैकमेल के फॉर्म में उनको देखा गया। लिनलिथगो के द्वारा ऐसा कहा गया था। डी हो जाएगा सही। 14 नंबर देखा, आलोचकों ने गांधी को उसकी स्थापित प्राधिकार की अवहेलना के लिए कहा। आलोचकों ने गांधी को उसकी स्थापित प्राधिकार की अवहेलना, ये चीज़ पकड़िए, स्थापित प्राधिकार की अवहेलना, यानी कि जो अथॉरिटी उस समय ब्रिटिश टाइम में इस्टेब्लिश किया हुआ था, उसकी अवहेलना के लिए उसके क्रिटिक क्या बोले गांधी को? तो आप एक दार्शनिक अराजकतावादी का नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो इसका आंसर यही होगा। एक दार्शनिक अराजकतावादी, ये फिलोसफिकल एनार्किस्ट उसको बोला गया गांधी को।
बी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर देखें, आज़ादी के लिए कोई आपत्तिजनक साधनों के प्रयोग के बजाय वे 300 वर्षों का इंतजार कर लेंगे। ये भी आप पढ़े होंगे, 300 वर्षों का इंतजार कर लेंगे, लेकिन वो जो साधन अपनाएंगे उसमें कोई भी ऑब्जेक्शनेबल ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा गांधी का ही सोच था, उन्होंने ही कहा था ऐसा। गांधी स्वयं सत्य के पथ पर चलते रहे और अपने उद्देश्यों को पाने के लिए साधनों की पवित्रता को जारी रखा। साधनों की पवित्रता, ये चीज़ ध्यान में रखिए। मीन्स और एंड का थ्योरी पढ़े होंगे, जैसा मीन्स वैसा एंड। अगर मीन्स पवित्र होगा तो एंड भी पवित्र होगा, यानी कि साधन हमको अच्छा अपनाना है, ऐसा सोच था गांधी का। साधनों की पवित्रता उन्होंने खुले रूप में ऐसा घोषणा किया कि he would wait for 300 years to get freedom, then employ any objectionable means to achieve it। ये उन्हीं की घोषणा थी। आंसर इसका सी हो जाएगा। सोलह नंबर देखें, अमीरों को गरीबों का न्यासी होने का विचार किसका था? गरीबों का न्यासी यानी जो दो ही सेक्शन होता है समाज में, अमीर और गरीब। तो गांधी अमीरों के मन में ऐसा चीज़ डाल दिए, उनका माइंड वॉश इस तरह से किए कि आपको गरीबों की रक्षा करनी है, गरीबों के कल्याणार्थ आपको उसमें पैसा लगाना है। यानी आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आप गरीबों के कल्याण में कीजिए, उसका न्यासी बनिए, उसका ट्रस्टी बनिए। तो ऐसा विचार गांधी का ही था। ऑब्वियस आंसर यही होगा, ए। 17 नंबर देखें, चरखा, बैलगाड़ी और आत्मनिर्भर गांव किसका दर्शन था? तो ये भी गांधी जी का ही दर्शन था, चरखा, बैलगाड़ी और आत्मनिर्भर गांव। ये तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर यदि आप स्टेटमेंट गांधी के बारे में नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको मिस्टेक भी हो सकता है, जैसे कि हाँ सारे लोग उसी टाइप के हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी किसान नेता थे, राजेंद्र प्रसाद भी बहुत सिंपल आदमी थे, और पटेल भी किसान लीडर थे। तो स्टेटमेंट आप पढ़ा कीजिए, छोटा से छोटा स्टेटमेंट भी अगर पूछ देगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो मिस हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये गांधी की फिलॉसफी थी, परंतु यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और लोक क्षेत्र के फैलाव से आधुनिक भारत को नहीं रोक पाया। ये गांधी का दर्शन जो था कि हम हर हाथ को मजबूत करेंगे, और वो मजबूती हमारा गांव से आरंभ होना चाहिए, आत्मनिर्भर गांव बनना चाहिए। तो हमारा देश ऐसे ही आत्मनिर्भर हो जाएगा, संबल हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न एज में ये धूमिल हो गया इनका फिलॉसफी। तो 17 का हो जाएगा बी। 18 नंबर देखे, गांधी इस पर काफ़ी विश्वास रखते थे। अब ये इज्म है, वाद, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म। तो गांधी काफ़ी विश्वास रखते थे, इन चारों में से कौन होगा? ये आदर्शवाद है एक वाद, जिस पर गांधी बिल्कुल उसमें डूबे हुए थे एक तरह से। हालांकि उनके द्वारा किया गया बहुत सारा काम जो है वो
रियलिज्म पर खड़ा नहीं उतरता है, और फिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म से तो वो दूर थे ही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आदर्शवाद। आइडियलिज्म। 19 नंबर देखें, मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव स्टालिन या हिटलर के प्रभाव से अधिक बड़ा और टिकाऊ होने जा रहा है। ऐसा किसने कहा? मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव। तो मानव इतिहास पर स्टालिन और हिटलर का भी प्रभाव है, लेकिन उतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी गांधी का जो इफेक्ट रहा ह्यूमन हिस्ट्री पर, वो ग्रेटर रहा और ज़्यादा मोर लास्टिंग रहा। मतलब कि होने जा रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में बोला। तो ऐसा कथन आर्नोल्ड टॉयनबी का था। और अब देखिए, ये आचार्य कृपलानी भी कुछ बोले थे इन पर, महात्मा गांधी पर। वो बोले थे, द महात्मा इज मोर राइट व्हेन ही इज रॉन्ग देन वी आर व्हेन वी आर राइट। अब देखिए, टैगोर साहब भी बोले थे कुछ गांधी के बारे में। ग्रेट एज गांधी इज एज अ पॉलिटिशियन, एज एन ऑर्गेनाइजर, as a leader of men, as a moral reformer, he is greater than all these as a man, because none of these aspects and activities limits his humanity। टैगोर साहब बोले कि ये अच्छे नेता थे, एक संगठनकर्ता थे और मास लीडर थे और नैतिक सुधारक थे। इन सब से भी बड़े वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कि ह्यूमैनिटी से काफ़ी वास्ता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये आर्नोल्ड टॉयनबी का कहना था, ये स्टालिन हिटलर वाला। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर देखें, गांधी ने वर्धा स्कीम पर लेख प्रकाशित किए। आप जानते हैं वर्धा स्कीम क्या है? ये बेसिक एजुकेशन स्कीम को ही वर्धा स्कीम कहते हैं, इसी नाम से वो जाना गया। तो ये एक सीरीज ऑफ आर्टिकल ये छापे थे, मतलब बेसिक एजुकेशन स्कीम पर। तो द हरिजन 1937 में ऐसा हुआ था। और द हरिजन जान रहे हैं आप कि उन्हीं का ये था, पत्र था, गांधी के द्वारा ही चलाया जाता था। तो ये काम 1937 में हुआ, द हरिजन में। 20 का बी हो जाएगा। 21 देखें, बुनियादी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है बेसिक एजुकेशन का, मेन प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, मतलब क्रियाकलाप के माध्यम से ये लर्निंग करना बेसिक एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल था। आंसर ए हो जाएगा। ये सारा ऑप्शन गलत है, गेमिंग, अर्निंग, प्रैक्टिस, ये सब गलत है। ये होगा आंसर। 22 नंबर देखें, वर्धा स्कीम पर विस्तृत रूपरेखा तैयार किया इस कमेटी के द्वारा। हम देखिए, ये जाकिर हुसैन कमेटी था। जो इस स्कीम पर एक विस्तृत ये ढांचा बनाए। इस कमेटी ने कई क्राफ्ट के लिए, क्राफ्ट मतलब हाथ से जो किया जाए काम, कुछ मतलब रचनात्मक काम जो मैनुअल हो, उसी को क्राफ्ट बोलते हैं। उसके लिए सिलेबस तैयार किए जाकिर हुसैन कमेटी ने, तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण, सुपरविजन, परीक्षा और प्रशासन से संबंधित सुझाव दिए। हस्त उत्पादक कार्य यानी मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क,
पर केंद्रित था ये स्कीम, वर्धा स्कीम, जो शिक्षकों के पारिश्रमिक को भी कवर कर सकता था। और यह 7 वर्षीय कोर्स था जो छात्रों की मातृभाषा पर आधारित था। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ तो और फिर उस समय कांग्रेस मिनिस्ट्री इस्तीफा भी दे दी थी, उसके कारण वर्धा स्कीम स्थगित हुआ। फिर 1947 के बाद इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार पर छोड़ दी गई एक तरह से। तो ये वर्धा स्कीम पर विस्तृत रूपरेखा तैयार किया जाकिर हुसैन कमेटी ने। तेईस नंबर देखें, गांधी की नमक यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एस.सी. बोस का कहना था। सुभाष चंद्र बोस ऐसा बोले थे। चौबीस नंबर देखें, दांडी मार्च को किंडरगार्टन स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन के रूप में वर्णित किया। कौन थे ये महोदय? तो एक अंग्रेज पत्रकार था जो उपहास करते हुए ऐसा कहा था। गांधी के दांडी मार्च को किंडरगार्टन स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन का था, यानी कि बिल्कुल ही ये मतलब क्रांति का वो शैशव अवस्था कह दिया, उस रूप में वर्णित किया दांडी मार्च को। ये थे ब्रेल्सफोर्ड, ये इंग्लिश जर्नलिस्ट था एक। इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्रेल्सफोर्ड। साथ ही उसने कहा था कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर राजा सम्राट को हटाया जा सकता है। तो ऐसा उपहास करते हुए कहा था। ये गांधी समुद्र के किनारे जाके केतली में पानी बॉयल किए थे ना, समुद्र का पानी, तो उस पर उपहास करते हुए ऐसा कहा था कि ये तो राजा सम्राट को हटा ही देगा लगता है। पच्चीस देखें, गांधी का सक्रिय राजनीति में पुनः प्रवेश हुआ। ये री एंट्री कब मारे गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में? ये 1928 था जब उनका फिर से एंट्री हुआ है एक्टिव पॉलिटिक्स में। उसके बाद तो 30 में सीडीएम का आह्वान कर ही दिए। सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में फिर शुरू कर दिए। तो ये 1928 था जो गांधी फिर से एंट्री मारे एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से ये सेट संपन्न होता है। आगे वीडियो लाया जाएगा, आप तब तक इसको वॉच करें और फिर अपने क्वेश्चन बैंक में कुछ और इजाफा कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।